हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि फर्स्ट ईयर का है। और ये मैं आपको बता दूं, जितना भी यहाँ पर डिप्लोमा है, चाहे वो एलटी की बात कर लेते हैं, ओटी की बात कर लेते हैं, एक्सरे की बात कर लेते हैं, कार्डियोलॉजी की बात कर लेते हैं, सिटी स्कैन हो गया और ट्रामा केयर टेक्नीशियन हो गया, तो जितने भी डिप्लोमा हैं सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कराने वाला हूँ और क्वेश्चन पेपर आपको पूरा मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या ये इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ और आपके एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप सभी लोग ज़रूर बता देना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और प्लीज़ आप सभी लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड, ठीक है। तो हिंदी में भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एटलस और अक्ष कस रुका के बीच जॉइंट को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है वो पाइवट जॉइंट, ठीक है। अगर दोस्तों कहीं पर कुछ भी गलत मैं बोल भी देता हूँ, कोई भी ऑप्शन गलत हो जाता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कर देना कि ये चीज़ आपने गलत बताई है, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ ये चीज़ गलत है, ठीक है। बट मैंने जो सॉल्व किया है जिस अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर कुछ भी गलत होता है तो आप सभी लोग कमेंट में बता जरूर देना। अब अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रेकिया, द लंग्स एंड द, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वास नली, फेफड़े और से बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लीवर, डायफ्राम, इसोफेगस और पैंक्रियाज। तो देखो, लीवर हो गया, इसोफेगस हो गया, पैंक्रियाज, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। लेकिन ये डायफ्राम जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डायफ्राम। बाकी का तो हमारा लीवर हो गया, एसोफेगस, पैंक्रियाज, ये सब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तरीके से आ जाएगा जीआईटी में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1.3 नंबर, एवरेज लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट का औसत जीवन काल कितना होता है। तो मैं आप सभी को अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप सभी को याद रहे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आरबीसी का कितना होता है। तो आरबीसी का 120 दिन होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी तो 120 दिन। वहीं डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का बात करें तो डब्ल्यूबीसी का आप लोग 5 से 21 दिन लगा सकते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट की, ठीक है, तो प्लेटलेट की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्लेटलेट का पूछा गया है तो 8 से 10 दिन दिया गया है, 30 से 40 दिन दिया गया है और 20 से 30 दिन दिया गया है, 15 से 30। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 से 10। और आपको 8 से 11 भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको 8 से 11 दिख रहा है या फिर 8 से 10 दिख रहा है तो आपको वही आंसर टिक कर देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है एलिमिनेट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को निष्कासित करना, बिल्कुल नहीं। एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं। रेगुलेट विटामिन मेटाबॉलिज्म, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बट जो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा पूरा करेक्ट है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करती है। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है केमिकली हार्मोन्स आर, मतलब रासायनिक रूप से हार्मोन हो सकते हैं, होते हैं, तो क्या होते हैं। तो रासायनिक रूप से प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड ओनली होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो केमिकली प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए ऑब्जेक्टिव। अब हम देखने वाले हैं ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स देखेंगे। पहला है कि द एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, मतलब एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज नॉट द मेथड ऑफ हीट स्टेरिलाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज नॉट द मेथड ऑफ हीट स्टेरिलाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो ड्राई हीट में क्या क्या हमारा आता है। तो ड्राई हीट में हमारा आ जाता है फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग होता है, हॉट एयर ओवन होता है और इंसिनरेटर होता है, इंसिनरेटर होता है। वहीं पे मॉइस्ट हीट की बात करें, मॉइस्ट हीट की अगर हम बात करें
तो मॉइस्ट हीट में क्या आता है हमारा, ऑटोक्लेव आता है, ऑटोक्लेव आता है और हमारा बॉयलर आता है। ठीक है, ये हमारा किस में आता है, मॉइस्ट हीट में। तो ये चीज़ हो गई। अब हम अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन द नॉर्मल ह्यूमन लीवर वेट इज 1.2 से 1.5 kg। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। तो हमारे लीवर का जो वेट होता है 1.2 से 1.5 kg तक होता है। अब अगला क्वेश्चन है 2.5 नंबर, द थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ट्री हो जाएगा। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। बाकी का एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो हमारा पैंक्रियाज आ जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में, बट पैंक्रियाज जो होता है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड में आता है। ठीक है, और बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई हमारा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। तो ये सब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएंगे। अब हमने सॉल्व कर लिए क्या, ट्रू फॉल्स। अब हम सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स आता ही आता। अब ह्यूमन ब्रेन हैज, कितने ह्यूमन ब्रेन में कितने लोब होते हैं, तो आप सभी को क्या लिखना होगा, 6 लोब होते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में 6 लोब होते हैं, फ्रंटल हो गया, प्राइटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, तो कुल मिला के हमारे 6 लोब होते हैं। अब अगला, गैस इज़ यूज फॉर स्टेलाइजेशन। तो स्टेलाइजेशन में कौन सी गैस हम यूज करते हैं, तो देखो स्टेलाइजेशन में हम यूज करते हैं एथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, एथाइलिन ऑक्साइड ये गैस यूज करते हैं। वो भी कब करते हैं, तो प्री पैक्ड आइटम के लिए, जो आइटम पैक होकर आते हैं पॉलीथीन में हो गया किसी चीज़ में, तो उसमें क्या है कि हम एथाइलिन ऑक्साइड का यूज करते हैं। या फिर इसके अलावा भी H2O2 वेपर, इसका भी हम यूज करते हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ पर क्या लिखना है, गैस इज यूज फॉर स्टेलाइजेशन, तो इसमें हमें लिखना है ओनली एथाइलिन। ठीक है, एथाइलिन ऑक्साइड, ये गैस हम स्टेलाइजेशन में यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है गाल ब्लैडर स्टोर से, क्या स्टोर करता है, बाइल। तो देखो ये जो मैं ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स करा रहा हूँ ये काफ़ी ईजी हैं, तो हर कोई कर लेगा, और आपके एग्जाम के पर्पज़ से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और आ भी सकता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वो होता है हमारा प्लेटलेट। ठीक है, तो प्लेटलेट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, तो सबसे छोटी बोन हमारी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। आप सभी को पता ही है कि सबसे छोटी बोन हमारी कान में पाई जाती है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस, स्टेपिस बोन जो कि हमारे ईयर में पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी बोन कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे, स्टेपिस बोन। अब हमने दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सब सॉल्व कर लिए। अब आता है हमारा कितना, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन में से आपको टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम होगा तो एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। इन 3 चीज़ों को सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। कितने मिनट में, 5 से 10 मिनट में सॉल्व कर लेना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। ठीक है, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को आंसर लिखने के लिए 15 मिनट चाहिए होगा। 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, और अगर आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वो भी सही, तो ये समझ लो कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, 4 क्वेश्चन लिखना होगा, 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, और टोटल 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ भी टोटल 6 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 4 क्वेश्चन करना होता है, बट इस क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 10 नंबर होता है। तो पहली गलती ये नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, पहले 15 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना, मतलब ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आकर के इन क्वेश्चन को सिर्फ आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बट इन्हें लिखना नहीं है। अगर आप इनको लिखने में लग गए तो फिर आपका पेपर छूट जाएगा, 100% छूट जाएगा। आपको 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो आ जाना है यहाँ पर 4.10, मतलब कि आपको 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
इनमें से आपको 4 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करने हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन जो आया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है 5.1, डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक्स ऑफ स्टेलाइजेशन यूज इन हॉस्पिटल। तो स्टेलाइजेशन के ऊपर यहाँ पर पूछा गया है। तो स्टेलाइजेशन पर मैं PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी का हो सकेगा तो इसकी मैं क्लास भी ले लूँगा, ठीक है, स्टेलाइजेशन पर, तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद ड्रा एंड डिस्क्राइब लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ लिखना है, उसके बाद उसका डायग्राम भी बनाना है, तब आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद क्या लिखा, डिस्क्राइब इंडोक्राइन सिस्टम एंड ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड। तो इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आप सभी को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का डायग्राम भी आपको बनाना है। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको लिखना है और उसका डायग्राम भी बनाना है। तो टोटल एनाटॉमी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की लिखनी होगी। और अगला क्वेश्चन है 5.5 नंबर, डिस्क्राइब वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ आप सब याद रख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब आपका कोई भी डिप्लोमा हो, ये क्वेश्चन तो एक तरीके से कॉमन है हर डिप्लोमा में रखना, मतलब हर डिप्लोमा के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो LT हो, एक्सरे हो, रेडियोथेरेपी हो, ठीक है, OT हो, कार्डियोलॉजी हो, ट्रामा केयर टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, सब में आप ये समझ लो कि ये क्वेश्चन तो कॉमन है, 10 नंबर में रखा जाना ही जाना है। अब हमने 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम जब इन्हें सॉल्व कर लेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 लिख लेंगे। वो भी एक चीज़ याद रखना, आपको 4 पेज मैक्सिमम लिखना है। अगर इससे भी ज़्यादा आप लिख लिए तो 5 पेज, अगर 5 पेज से ज़्यादा हो गया ना तो यकीन मानो आपकी कॉपी पूरी फुल हो जाएगी सिर्फ 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने में। और आपका जो ये 5 नंबर क्वेश्चन है इसके लिए पेज आपके पास नहीं बचेंगे, क्योंकि ये मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सब ने ये गलतियाँ की हैं और मैंने भी ये गलतियाँ की हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लिख दिया 5-6 पेज में, 7 पेज में। उसके बाद जब अदर क्वेश्चन आए तो उनके लिए पेज नहीं बचे। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 4 पेज आपको लिखना है और अच्छा लिखना है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप अच्छा लिखेंगे, सब कुछ कम शब्दों में ही अगर आप लोग दिखा देंगे अच्छे से तो पूरा नंबर मिलेगा। अब जो 5 नंबर का है उसमें क्या लिखना है, आपको डायग्राम बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो अच्छा डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेना। देखो, एनिमल सेल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और फीमर, इन सभी का डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एपोप्टोसिस, यहाँ पर एपोप्टोसिस पूछा गया, या फिर आपसे नेक्रोसिस पूछा जा सकता है, शॉक पूछा जा सकता है और इन्फ्लामेशन पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में नसैड भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉक भी पूछा गया और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो MC, ठीक है, MC मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को अच्छे से पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना है। तो उसमें आपका MC मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आ जाएगा, तो आपको किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं होगा। तो मैंने बता ही दिया, अच्छे समझा दिया किस तरीके से आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप सब लोग कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, और जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।